जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो सीजन चल रहा है वो एग्जाम का सीजन चल रहा है। आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, आपका एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है। और अगर आप 9th और 11th के बच्चे होंगे तो आप एग्जाम इस वक्त दे रहे होंगे। और ऐसे में आपका इंग्लिश का पेपर 24 को है। और अगर आप 10th और 12th यानी बोर्ड के बच्चे हैं तो आपका एग्जाम 5th से शुरू है और उसका भी शेड्यूल बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 11 के एनुअल एग्जामिनेशन इंग्लिश का पेपर जो 24 को है, इस 24 को होने वाले इंग्लिश के पेपर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आज इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बता दूं पहले कि अगर आप क्लास 10th या 12th के हैं, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे इस वक्त 11th में हैं और जिनका एनुअल एग्जामिनेशन 24 इंग्लिश का पेपर 24 को है, और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, यानी सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए होने वाली है। 24 को इनका इंग्लिश का पेपर है और ऐसे में हर बच्चा इंपॉर्टेंट जानना चाहता है, हर बच्चा ये जानने की कोशिश करता है कि इंग्लिश के पेपर में सर ने क्या दे रखा है, इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर गेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किस तरह के एफर्ट, कैसे एफर्ट मुझे लगाने हैं, मुझे तैयारी कैसे करनी है कि मेरा इंग्लिश के पेपर में शानदार स्कोर आ जाए। आज के वीडियो में हम लोग उसी सब सवालों पर चर्चा करेंगे और वन बाय वन करके सब देखेंगे। वैसे तो इंग्लिश के पेपर अगर आप कोई ऑफिशियल पेपर उठा के देखें तो टोटल उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 से 12 होते हैं, लेकिन आपके पेपर में एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 11th में टोटल 8 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेगा, क्योंकि यहाँ टाइमिंग केवल 2 घंटे का है। 3 घंटा 15 मिनट आपको पूरा टाइमिंग मिलता है, लेकिन 2 घंटा होने के नाते क्वेश्चन को सॉर्ट कर दिया गया है और 12 में से 4 क्वेश्चन को कट आउट करके टोटल अब आपको जो क्वेश्चन नंबर मिलेगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं टोटल 8। क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक जिस क्वेश्चन में जिस भी टॉपिक से सवाल पूछा गया है इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे। और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किन बच्चों के लिए होने वाली है। तो ये वीडियो जो बच्चे इस वक्त क्लास 11th में हैं उनके लिए होने वाली है और ये एक वन शॉट वीडियो है। केवल यही एक वीडियो आप देख लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए अगर आप 11 के बच्चे हैं तो। और इसी एक वीडियो से आपके मन में जो भी डाउट है कि सर सवाल क्या आया है, कहां से आया है, ये एक वीडियो से आपका सब क्लियर होने वाला है। तो आइए मैं आपको सीधा ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा और इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसका आंसर आपको उस अनसीन पैसेज में ढूंढना है। मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं कि जब भी आपको कभी किसी भी क्वेश्चन पेपर में आपको अनसीन पैसेज मिले तो आप अनसीन पैसेज के पूरे पैसेज को पढ़ने मत जाइए, आप अपना समय बचाइए, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारा जो वक्त होता है वो बड़ा कीमती होता है और ऐसे में अपना वक्त मुझे बचाना है। तो कम समय में अनसीन पैसेज को कैसे हल करना है आइए उसको देखा जाए। आपको सीधा आना है क्वेश्चन नंबर 1 पे और क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको सीधा आना है, ये अनसीन पैसेज आपको नहीं पढ़ना है। आप सीधा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे और फिर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वॉज विद्यासागर। इसका मतलब है कि आपको अपने पहले क्वेश्चन के मेजर वर्ड को देखना है। जो मेजर वर्ड है वो अनसीन पैसेज में जरूर मिलेगा। यहाँ विद्यासागर की बात हो रही है, इसका मतलब आपके अनसीन पैसेज में विद्यासागर नाम का शब्द जरूर मिलेगा। अब आपको वापस पैसेज पे जाना है और विद्यासागर नाम के शब्द को ढूंढना है। आइए ढूंढा जाए भैया। आप इस पैसेज को जैसे ही पढ़ेंगे आपको पहली ही लाइन में दिख जाएगा कि विद्यासागर विद्यासागर वॉज अ ग्रेट जनरस एंड चैरिटेबल मैन। और यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वॉज विद्यासागर, अर्थात विद्यासागर किस तरह के व्यक्ति हैं, किस किस्म के व्यक्ति हैं, कि विद्यासागर के बारे में क्या बात कही गई है। और आपके पहले ही लाइन में विद्यासागर के बारे में बात कही गई है और वही आपका आंसर है। आंसर आप कैसे लिखेंगे साहब, वो जो पहली लाइन है आपको उसी को अपने आंसर में बस लिख देना है। जैसे अब आपका आंसर होगा साहब कि विद्यासागर was a generous and charitable man। बस इतना ही आपको लिखना है और पूरा नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि हाउ डिड ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स एट ऑल, यानी वो
गरीबों की, गरीब बच्चों की, गरीब विद्यार्थियों की कैसे मदद किया करते थे? कौन? विद्यासागर। अनसीन पैसेज में आपको ढूंढना है। आइए देखा जाए। अब जरा आगे बढ़िएगा। आगे क्या कह रहा है? फ्रॉम हिज अर्लीस्ट ईयर, यानी अपने शुरुआती दौर में, शुरुआती सालों में उन्होंने क्या किया? ही हेल्प द पुअर। ये देखिए, ही हेल्प द पुअर एंड द नीडी। पुअर का मतलब गरीब और नीडी का मतलब जरूरतमंद। उन्होंने गरीबों की और जरूरतमंदों की मदद किया। एज अ बॉय एट अ स्कूल ही ऑफन गिव सम ऑफ द लिटिल फूड, यानी थोड़ा सा, थोड़ा मोड़ा भोजन देकर उनकी मदद किया करते थे। ही हैड टू ईट, जो वो उसे खाते थे वही वो गरीबों को देते थे। टू अनदर बॉय हु हैड नन, जो कि उनके अलावा कोई दूसरा बच्चा ये नहीं करता था। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? आइए इसका आंसर लिखा जाए साहब। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं ताकि मैं आंसर लिखूं तो आप उसके आंसर को भी ऊपर से मैच कराते रहिए। अब इसका जो आंसर है साहब, वो दूसरे में आंसर आप लिखेंगे कि हाउ डिड ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स एट ऑल। अब इसका आंसर आप लिखना शुरू करेंगे यहां से। देखिए, ही ऑफन गिव सम, he often gave some of the little food, some of the little food he had to eat। इतना भी लिख सकते हैं कि जो वो खाते थे, he had to eat, फुल स्टॉप। और इतना ही आपको लिखना है साहब। जी हाँ, जी, इतना ही आपको लिखना है अपने दूसरे क्वेश्चन के आंसर में। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका तीसरा क्वेश्चन साहब। व्हाट डिड ही डू फॉर विडो, यानी उन्होंने विडोज के लिए क्या किया? एंड ऑर्फन्स, ऑर्फन्स के लिए क्या किया? व्हेन ही बिकेम रिच, यानी एक समय के बाद वो रिच बन गए थे, अमीर बन गए थे। तो पूछा जा रहा है कि अमीर बनने के बाद उन्होंने ऑर्फन्स के लिए और विडोज के लिए क्या किया? आपको अनसीन पैसेज में इसका आंसर ढूंढना है। आइए, अब इसमें जो मेजर वर्ड है वो है विडोज, सॉरी उसमें है विडोज, और आपको पैसेज में वही शब्द ढूंढने हैं, विडोज और ऑर्फन्स। सरसरी निगाह से देखना है और वही जहां ये शब्द आपको मिले उस लाइन को अच्छे से पढ़ना है। वही लाइन यहाँ पे उसको उसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वही लाइन जिसमें ये विडोज और ऑर्फन नाम का शब्द मिल जाएगा। अगर आप इसके अनसीन पैसेज को देखेंगे तो जी साहब, देखिए लिखा है कि व्हेन ही ग्रीव रिच, जब वो अमीर बने, hundreds of poor widows and orphans were supported by him, he name became a household word in Bengal। तो खैर इसका जो आंसर होगा साहब, वो आंसर देखिए यहां से है। when से आप लिखना शुरू करेंगे सपोर्टेड बाय हिम, यही लाइन इसका आंसर होगा साहब। आइए इसके आंसर को लिखा जाए। जी साहब, इसका आंसर होगा कि when he grew रिच, और आप यहाँ ग्रीव की जगह देखिए यहाँ बिकेम लिखा है ना, तो आप यहाँ पे बिकेम भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे बिकेम शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अर्थात व्हेन ही बिकेम हंड्रेड्स हंड्रेड्स ऑफ पुअर हंड्रेड्स ऑफ पुअर विडोज एंड ऑर्फन्स वर सपोर्टेड। इतना भी लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट माना जाए। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा साहब क्या कह रहे हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि व्हाई वुड ही नेवर लाइक टू हैव अ पॉटर एट हिज गेट। अब इस लाइन में जो मेजर वर्ड है वो है पॉटर, जिसका मतलब है कोली या सामान उठाने वाला, सामान ढोने वाला व्यक्ति। आइए अनसीन पैसेज में जरा देखिए साहब। अनसीन पैसेज का आई थिंक जो लास्ट की लाइन है वो इसी के बारे में है। जी हाँ साहब, इसकी लास्ट की लाइन इसी के बारे में। अब इसके आंसर को मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, वो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख लीजिएगा। जैसे कह रहे हैं कि ही वुड नेवर हैव अ पॉटर, देखिए पॉटर आपको मिल गया, यही लाइन इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है।
at his gate lest some poor man who wished to see him should be turned away। और ये जो पूरी लाइन है ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में ये यहां से लेके यहां तक लास्ट तक आप ये पूरा आंसर इसका लिख लीजिएगा। तो ऐसे आपको अनसीन पैसेज एक मिलेगा जिसके नीचे 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसका आंसर आपको अपने अनसीन पैसेज में से ढूंढ कर लिखना है। कैसे ढूंढना है, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, मेजर वर्ड अपने क्वेश्चन में देखना है, वही मेजर वर्ड अपने अनसीन पैसेज में ढूंढना है और वही पूरी लाइन आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, नंबर आपको पूरा मिलेगा साहब। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेक्शन बी में है। सेक्शन बी हमारा जो पार्ट होता है वो राइटिंग का पार्ट होता है और आप जानते हैं कि राइटिंग में 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो हमसे एक आर्टिकल पूछा जाएगा जो 10 नंबर का होता है और दूसरा एक लेटर पूछा जाता है और एक एप्लीकेशन। कभी कभी होता है कि दोनों लेटर पूछ दिया जाता है और आजकल दोनों लेटर पूछे जाने का ट्रेंड चल रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो आर्टिकल है वो कौन कौन से आर्टिकल हमको तैयार करने हैं और उसी राइटिंग के सेक्शन में लेटर और एप्लीकेशन क्या मिला है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप सेक्शन बी को देखें, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आर्टिकल मिला है और याद रहे आपको कुल मैंने जो ये 5 आर्टिकल दे रखे हैं 1 2 3 4 5, यही 5 आर्टिकल आपको तैयार करना है और इसी 5 आर्टिकल में से आपको 3 एग्जाम में मिलेगा। याद रहे ये मैंने जो आपको 5 आर्टिकल यहाँ पे दे रखा है, जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, सारा आपको नोट डाउन करना है क्योंकि मैंने इसमें आंसर नहीं दे रखा है, आंसर आपको करने हैं। और ये मैंने आपको कल अभी 1-2 रोज पहले अपने ऑफलाइन क्लास में बताया भी था कि उसमें मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, आंसर आपको अपने मन से करनी है और आंसर करने के लिए अभी आपके पास पर्याप्त 1 से 2 दिन का टाइम है। आंसर करना है, लिखना है, उसको तैयार करके एग्जाम में लेके जाना है और फिर अपने आंसर राइटिंग में बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। ये 5 आर्टिकल है और 5 आर्टिकल आपको तैयार करने हैं। इसमें से 3 आर्टिकल आपको आपके एग्जाम के पेपर में मिलेगा और वो तीनों आपको नहीं करना है, उस 3 में से एक करना है। 5 आर्टिकल कौन कौन से हैं जो आपको तैयार करने हैं देख लीजिएगा। इसमें पहला आपका फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, दूसरा फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि भारत में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग प्राइसेस का मतलब होता है कि जो दाम बढ़ाए जाते हैं, जैसे आप मार्केट में जाते हैं कोई सामान ले रहे, पिछली बार आपने वो सामान 10 रुपए में खरीदा था, इस बार उस सामान की जो कीमत है वो 10 से 12 हो गई है और इसी पे आपको लिखना है कि बढ़ती हुई कीमत, जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, जो सामान है, उसकी बढ़ती हुई कीमत पर आपको आर्टिकल लिखना है। अगला वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि महिला सशक्तिकरण, यानी अगर इस हो सकता है कि सवाल आपको इस तरह से भी मिल जाए कि वीमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट हो सकता है सवाल इस तरह से भी मिले, लेकिन आपको वीमेन एम्पावरमेंट पर ही लिखना है, यानी महिला सशक्तिकरण पर लिखना है। अगला है डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, इंडिया का लोकतंत्र जिसका हिंदी है, और डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया ये इंग्लिश में आपको एक आर्टिकल क्वेश्चन मिलेगा और इसके बारे में आपको लिखना है। अगला है चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर जिसकी हिंदी होती है बाल श्रम, अकर्ष, एक श्राप, इसके बारे में आपको लिखना है। ये 5 आर्टिकल जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें से याद रहे एग्जाम के पेपर में आपको 3 मिलेगा और 3 में से कोई एक करना है। और ये जो आर्टिकल आप लिखेंगे ये आपको लिखना है 100 to 150 वर्ड्स में, यानी 100 से 150 शब्दों में आपका ये आर्टिकल होना चाहिए। तो ये 5 आर्टिकल्स है, इस 5 आर्टिकल्स को आपको तैयार करना है। तो ये 5 आर्टिकल है, ये 5 आर्टिकल आपको तैयार करना है, 5 में से 3 मिलेगा और उसमें से एक आपको करना है जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, जो सबसे अच्छा आपका तैयार होगा उसी आर्टिकल के बारे में आप लिखिएगा। मैंने कहा कि राइटिंग में आपके 2 सेक्शन है, एक तो ये आर्टिकल का और दूसरा लेटर एप्लीकेशन का। आइए देखते हैं लेटर और एप्लीकेशन में आपसे क्या पूछा गया है। जी साहब, अब देखिए मैंने कुल 4 लेटर ले रखे हैं, इसमें एक भी एप्लीकेशन नहीं है। एक भी एप्लीकेशन नहीं है क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एग्जाम में जो अभी आप 24 को एग्जाम देने जा रहे हैं
उसमें आपसे एप्लीकेशन पूछा ही नहीं गया है। तो जब पूछा नहीं गया है तो मैं आपको परेशान क्यों करूं। 4 लेटर मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, इस 4 में से आपको 2 मिलेगा, अटेम्प्ट 1 करना है। आइए चारों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो लेटर है वो लेटर है टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, यानी किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है। लिखना किस बात पे साहब, इल इफेक्ट ऑफ इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स का मतलब है कि जो घर के अंदर गेम्स खेले जाते हैं, इसके क्या इल इफेक्ट है, मतलब इसका किस तरह के, अगर हम घर के अंदर कोई गेम खेल रहे हैं तो ये हमें किस तरह से प्रभावित करता है, किस तरह से हमें बीमार करता है, इसके बारे में लिखना है। दूसरा देखेंगे साहब, राइट अ लेटर टू द एसपी ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, यानी अपने जिले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखना है, जो एसपी जो आईपीएस होते हैं उनको लिखना है। किस बात पे लिखना है, टेलिंग हिम, उन्हें बताना है। क्या बताना है साहब, मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज इन योर एरिया, यानी आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में, आपके कॉलोनी में क्रिमिनल एक्टिविटीज आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसकी खबर ये आपको बताना है। किसको, अपने जिले के एसपी को। और एसपी ही है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज को सुपरविजन करता है, सुपरवाइज करता है। इसीलिए आप कभी भी अगर आपको कोई क्राइम लेटर लिखना हो तो आप किसको लिखेंगे, एसपी को लिखेंगे। तीसरा जो आर्टिकल है साहब, वो भी लेटर टू द एडिटर को ही लिखना है, किसी न्यूज़पेपर को लिखना है। किस बात पर लिखना है, सैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। सैनिटरी कंडीशन का मतलब होता है इन योर लोकेलिटी, कि आपके लोकेलिटी में, आपके गली मोहल्ले आसपास में सफाई की क्या व्यवस्था है। सफाई की ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है, यहाँ सफाई ढंग से नहीं होती है, और इसी की शिकायत आपको किसको लिखना है, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है, अपने लोकेलिटी के सफाई पर लिखना है। अगला जो लेटर आपको तैयार करना है साहब, वो भी एडिटर को ही लिखना है। तो याद रहे ये जो चारों लेटर है वो सब एडिटर को है। तो 2 लेटर जो आपको मिले हैं वो दोनों एडिटर को ही मिले हैं। किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है, एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न, अपनी चिंता क्या दिखानी है, अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन। अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या है साहब, अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब होता है गलत हरकतें, यानी एग्जाम के दौरान आप जो गलत हरकतें देखते हैं अपने आसपास। कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया, वो भी अनफेयर प्रैक्टिस में ही आता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि क्लासरूम के दौरान जो इन्विजिलेटर होते हैं वो किसी बच्चे की हेल्प करते हैं, जबकि वो भी अनफेयर प्रैक्टिस में ही आता है। या कभी कभी बच्चे को नकल मिलता है, बच्चे की कॉपी बाहर लिखी जाती है, बाहर से कॉपी आता है, उसके कॉपी अच्छे से नहीं चेक होती है, नंबर उसको ज्यादा दिया जाता है, टीचर और बच्चे में कुछ इंटरेक्शन की वजह से। ये सब सारी प्रैक्टिसेस, ये सारी बातें अनफेयर प्रैक्टिस में आती है। तो अनफेयर प्रैक्टिस का यही मतलब है कि अपने आपके एग्जामिनेशन में जो गलत हरकतें आप देखते हैं उसी के अगेंस्ट आपको किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है। तो ये सेक्शन बी राइटिंग का दूसरा सवाल था, और ये क्वेश्चन नंबर 3 था साहब। अभी मुझे 4, 5, 6, 7, 8 तक जाना है। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अब क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होगा ग्रामर से। याद रहे ये सेक्शन सी है, सेक्शन सी यानी ग्रामर का पार्ट है, और मैंने कहा लिटरेचर और ग्रामर दोनों से आपको सवाल मिलेंगे। ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा आइए डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ग्रामर मिलेगा, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है यानी 4 का ए, ये पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो 2 नंबर का होगा, और ये सवाल याद रहे आपको एमसीक्यूज में मिलेगा, यानी ऑब्जेक्टिव मिलेगा। एक क्वेश्चन होगा और इसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे। तो याद रहे ये वन वर्ड है, यानी एक आपको स्टेटमेंट मिलेगा, उस स्टेटमेंट के लिए आपको एक शब्द का चयन करना है। यहाँ पे कुछ शब्द मैंने दे रखे हैं, थीस्ट, एथीस्ट, इगोइस्ट, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, सुसाइड, होमिसाइड, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बाद अगर आप देखें ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट। इसका मतलब है कि पेसिमिस्ट किसे कहा जाता है। इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा एग्जाम में, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, और उसी 4 ऑप्शन में से एक आपको चूज करना है। एक मैं हिंट के तौर पे आपको दे दूं, जैसे ये पेसिमिस्ट किसे कहा जाता है, पेसिमिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर निराशा ही निराशा भरी होती है। अर्थात एग्जाम में जो स्टेटमेंट आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, अर्थात वन हु डज सी, यानी जो देखता है, द डार्क साइड, द डार्क साइड
ऑफ द थिंग्स। इस तरह से एक स्टेटमेंट मिलेगा और एक स्टेटमेंट के लिए आपको 4 ऑप्शन और उसमें से एक सही होगा और वही सही वाला आपको चयन करना है और अपने आंसर शीट में वही आंसर करना है। तो ये जितने भी आपको ऊपर मैंने दिखाया है वीडियो को पॉज करके या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पेन पेपर लेके बैठे हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और सबके बारे में स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। याद रहे एग्जाम में स्टेटमेंट मिलेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन मिलेगा और इस तरह से एक स्टेटमेंट मिलेगा। ये जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया है। अगर कोई कहीं डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ भी सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा हिसाब वो है सिनोनिम्स। मैंने कुछ सिनोनिम्स दे रखे हैं, आप इस सिनोनिम्स को पूरा याद कर लीजिएगा, पूरा लिख लीजिएगा। कुल 10 सिनोनिम्स मैंने आपको दे रखे हैं और इसी 10 सिनोनिम्स में से कोई एक आपको मिल जाएगा। 10 सिनोनिम्स को ध्यान से जरा देखिएगा। इसमें एडवर्सिटी, एडमिट, अबॉन्डन, कैंसिल, डोसाइल, डिस्प्ले, फैटल, रिलायबल, नेफेरियस, रिवील, ये जो 10 सिनोनिम्स है इसके अंदर जो सिनोनिम्स वर्ड है ये आपको लिखने हैं। मैंने पहले ही बताया था कि मैं सारे क्वेश्चन पे डिस्कस कर लूंगा, आंसर आपको तैयार करना है। अब इसका जो सिनोनिम्स होगा इन सब का सिनोनिम साहब वो आप सर्च कर लीजिएगा बुक से, गूगल से। अगर आपको कहीं ना मिले आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सब आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी दे सकता हूं। तो इन सब का सिनोनिम्स आप कर लीजिएगा, कोई एक यहां से एग्जाम में आपको मिल जाएगा। इसका जो तीसरा पार्ट है वो है एंटोनिम का। एंटोनिम भी मैंने आपको दे रखा है, आपको इतना ही एंटोनिम तैयार करना है। केवल 10 एंटोनिम आप पढ़कर आइए, 10 में से कोई एक आपको मिल जाएगा। कौन कौन सा मिला है साहब? एक्विट, एक्विट का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग करना। एंशिएंट, एडवर्सिटी, अप्रोच, बून, बैरन, ब्रिलियंट, कॉन्कर्ड, डायनेमिक, एक्सपेडिट, ये 10 एंटोनिम है और इस 10 एंटोनिम में से एक आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आपको कर लेना है। कोई अगर आपको ना मिले कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, कोई छोड़िएगा मत, हो सकता है कोई एक आप छोड़ दें और वही एग्जाम में आपको मिल जाए, तो ऐसी गलती आप ना करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ यानी क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ है नरेशन से। नरेशन में आपको 2 सवाल मिलेंगे, एक मिलेगा असर्टिव का, दूसरा मिलेगा इंट्रोगेटिव का। यानी आपको नरेशन में, नरेशन तो पूरा पढ़ना है, उस नरेशन में 2 सेंटेंस आप खास तौर से पढ़ लीजिएगा। एक पढ़िएगा आप असर्टिव सेंटेंस और दूसरा पढ़िएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये दोनों आपको करना है। ये साहब 2 मिलेगा और दोनों आपको क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं। इसका जो 5वां सेक्शन है वो वॉइस है, आपने वॉइस भी पढ़ रखा है। वॉइस के 2 सवाल मिलेंगे और दोनों आपको करना है। तो आपको नरेशन में 2 चीजें पढ़नी है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है। ध्यान रहे आपको सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आपको केवल नरेशन पढ़ना है और वॉइस पढ़ना है, इतना ही आपको पढ़ना है साहब। छठा होमोफोन्स है। कुछ होमोफोन्स मैं दे रखा हूं, आप इसका सेंटेंस मेकिंग जरूर कर लीजिएगा। और होमोफोन्स कुल 5 मैंने आपको दे रखा है और इस 5 में से आपके एग्जाम में एक जरूर मिल जाएगा। पांचों एक बार देख लीजिएगा। एक्सेप्ट, 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 ब्रेक, कैरियर, सेल्फ, फेयर, ये 5 है। पांचों का सेंटेंस मेकिंग कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको सेंटेंस मेकिंग ही पूछा जाएगा और वो सेंटेंस मेकिंग जब आप घर से करके आएंगे तो एग्जाम में इजीली आप उसको कर लेंगे। इसलिए होमोफोन्स मैंने 5 दे रखा है, 5 में से कोई एक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रांसलेशन है। याद रहे ट्रांसलेशन अभी आप देखेंगे, मैं 3 ट्रांसलेशन डिस्कस करूंगा। हिंदी में आपको एक पैसेज मिलेगा, उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। 3 पैसेज मैं आपको दिखा रहा हूं, हिंदी का है और इन तीनों को ट्रांसलेट आप जरूर कर लीजिएगा और उन तीनों में से कोई एक आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। आइए तीनों को दिखाते हैं। पहले आप ये दोनों नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट करके आप गूगल लेंस का प्रयोग करके इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर सकते हैं इजिली। पहला और दूसरा, पहले तो आप पहला ही देख लें कि हम लोग एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। दोपहर का समय था किंतु हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे। पक्षी वृक्ष के डालों पर चुपचाप बैठे थे। सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी, चुप्पी का मतलब साइलेंट,
में सुनाई पड़ता था हम बहुत प्यासे थे। ये यहां से लेके यहां तक ये आपका पहला ट्रांसलेशन है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। दूसरा है खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण। बदले दौर में नशे की लत, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है और बात सही भी है। इसके कारण फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये दो था, पहला ये था, दूसरा ये था। आइए मैं आपको एक और ट्रांसलेशन दिखा देता हूं और आई थिंक तीसरा ट्रांसलेशन दूसरे पेज पर है साहब। अब जरा देखिएगा, आप जरा देखिएगा तीसरा ट्रांसलेशन। तीसरा ट्रांसलेशन भी ध्यान से देख लीजिएगा, तीनों को ट्रांसलेट कर लीजिएगा, तीन में से एक आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। नवयुवकों में अपने देश की सेवा करने के लिए बड़ा उत्साह दिखाई देता है। यह भी सच है कि जनता की स्थिति सुधारने के लिए प्रत्येक युवक को देश की सेवा करनी चाहिए। हमारा साधारण किताबी ज्ञान जनता के लिए विशेष उपयोगी नहीं है। निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे प्राप्त कर सकता है। देश के युवा की यह जिम्मेदारी है कि वह पढ़ने लिखने के पश्चात देश की सेवा सच्चे हृदय यानी सच्चे मन से करे, तभी हमारा देश उन्नतशील देश से विकसित देश बन सकेगा। और ये तीन ट्रांसलेशन है, तीनों में से एक आपको मिलेगा, इसको आपको ट्रांसलेट कर लेना है और इसका ट्रांसलेशन आसान है, आप कर लेंगे। सेक्शन डी लिटरेचर का पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये आपको लिटरेचर से मिले हैं। लिटरेचर में आपको क्या क्या तैयार करना है, आइए हम लोग इस पे अब डिस्कस करेंगे। लिटरेचर में क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा। 3, 1, 2, 3 आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा और इस 3 में से आपको 2 चूज करना है, कोई 2 चूज करना है, उसको लिखना है। और ये जो तीनों है, ये तीन क्वेश्चन किस चैप्टर से है मैं आपको वो बता दे रहा हूं। आप वो चैप्टर पढ़कर आइएगा, आपको ये सवाल वही चैप्टर से मिलेगा। अब एग्जैक्टली पूरा सवाल नहीं बता सकता क्योंकि ये पेपर लीकेज जैसा कोई मामला हो जाएगा और ये भी अभी आपने ऊपर देखा कि मैंने पेपर लीकेज को अनफेयर प्रैक्टिस बताया है, तो अभी अनफेयर प्रैक्टिस तो थोड़ा सा कर पाना मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन बता दूं। इसलिए मैं आपको चैप्टर का नाम बता दे रहा हूं, उस चैप्टर को पढ़ कर आइएगा, सवाल आप देख लीजिएगा, उसी चैप्टर से आपको मिलेगा। इसमें जो 3 सवाल आपको मिलेंगे वो 2 सवाल आपको मिलेगा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से, यानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आप तैयार कर लेंगे, दोनों सवाल आपका तैयार हो जाएगा। ये सवाल पढ़ने कोई जरूरतें नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो तीसरा सवाल है वो तीसरा सवाल वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर से तीसरा सवाल है, करना आपको 2 ही है। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में सेंट्रल आइडिया है और सेंट्रल आइडिया नीचे 2-3 आपको दिया रहेगा, उसमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है, किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके लिए मैं आपको 3 पोएम बता दे रहा हूं, इस 3 पोएम के सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लीजिएगा, उसमें से कोई एक आपको मिल जाएगा। एक द लेबरनम टॉप, दूसरा अ फोटोग्राफ और तीसरा चाइल्डहुड। इस 3 को आपको तैयार करना है और 3 में से आपको 2 मिलेगा, अटेम्प्ट आपको एक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपका लॉन्ग आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका शॉर्ट आंसर था, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर में आपको सवाल कहां कहां से मिले, एक बार जरा इसको देख लीजिएगा। यहां आपको 3 सवाल मिलेगा और 3 में से यहां भी आपको एनी 2 चूज करना है, यानी राइट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कोई 2 ही आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में लिखना है। इसमें जो तीनों सवाल होगा वो तीनों सवाल किस चैप्टर से होगा, एक चैप्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया भी था कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एक सवाल आपको यहां से मिलेगा, दूसरा सवाल मदर्स डे से मिलेगा, तीसरा सवाल द एड्रेस से मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ कोई एक आध सवाल वो आउट ऑफ सिलेबस हो, लेकिन एक सवाल ही उसमें कोई ऐसा है जो आउट ऑफ सिलेबस है, उसमें 2 सवाल ऐसे हैं
जो आपके सिलेबस के अंदर से पूछा गया है। और सिलेबस के अंदर से जो सवाल पूछा गया है उसके लिए आपको कौन सा चैप्टर तैयार करना है, एक ये ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स वाला, एक मदर्स डे और द एड्रेस, यही 3 चैप्टर आप पढ़ कर आइए। यहाँ से 2 सवाल आपको मिल जाएगा और वही दोनों सवाल आपको अटेम्प्ट करना है। एक सवाल जो आउट ऑफ सिलेबस है आपको उसको ड्रॉप आउट करना है, सवाल आपको अटेम्प्ट 2 ही करने हैं। तो ये रहा आपके इम्पोर्टेंट, आप पेन और पेपर लेके बैठे भी होंगे, सारे क्वेश्चंस को आपने नोट डाउन भी किया होगा। सारे क्वेश्चन को अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक जो आपके एनुअल एग्जाम 24 को आपको मिलने वाला है। मैंने पूरा 1 से 8 तक पूरा डिस्कस किया। अब कहीं भी अगर कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़िए, या हो सकता है कि आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन भेज कर भी उसका सॉल्यूशन आप हमसे ले सकते हैं। याद रहे कोई चूक, कोई छोटी गलती आप ना करिएगा जिससे एनुअल एग्जाम में आपको उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। इसलिए मैं आपसे बार बार कहूंगा कि जो बच्चे क्लास 11th में हैं जिनका एनुअल एग्जाम का इंग्लिश का जो पेपर है 24 को है, और वो सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसका आंसर जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब अगले दिन आप 24 को जब आप बोर्ड एग्जाम हॉल में जाएं तो जब आपके हाथ में पेपर आए तो आपको ऐसा लगे कि मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़कर आया है और सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है। और मुंडी नीचे करिए और 2 घंटा लगातार लिखिए, ताकि जब आप पेपर देने के बाद एग्जाम हॉल से बाहर आए तो आपके चेहरे पे एक अलग तरह की खुशी हो। और वही जो आपके चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी झलकती है, वही देखने के लिए मैं बाहर आपसे मिलूंगा। और जब भी एग्जाम के बाद आप मुझसे मिले तो आप इसी भाव से मिले, इसी खुशी से मिले, आप एकदम खुश नजर आए कि सर पेपर बहुत अच्छा गया। और जब मैं आपकी कॉपी चेक करूं तो मैं आपको भर भर के नंबर दूं। नंबर देने में मुझे कोई भी आइडल फील ना हो, आइडल का मतलब कोई आलस फील ना हो, और मैं नंबर आपको खूब दूं। तो बस इतना ही इस वीडियो में डिस्कस करना था। बाकी चलते चलते मैं वही जो हर वीडियो में कहता हूं कि हमारे चैनल को साहब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस पे काम अभी पिछले 1 महीने से बंद था। वो बंद इसलिए था क्योंकि मैं कहीं बिजी था, मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, वीडियो बना नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं पूरी तरह फ्री हूँ। ये वीडियो क्लास 11 के लिए था, अभी मुझे 10th और 12th के लिए भी बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं जो अब लगातार बनेगा और यूट्यूब पे अपलोड भी होगा। इसलिए साहब मेरे किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें, अगर आप अंग्रेजी में अच्छा करना चाहते हैं तो। इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और आपके एनुअल एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।